नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 1 से टॉपिक नंबर 1.5, जिसमें हम गोदान उपन्यास में गाय का महत्व इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। किसान के अस्तित्व रक्षा की चिंता गोदान में सर्वाधिक मुखर रूप से दिखाई देती है। लेखक जो ही गांव जीवन में प्रविष्ट होता है, त्यों ही उसकी लेखनी में करुणा का संचार होने लगता है। तो यहाँ पे ये बताया कि अगर हम गोदान उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि लेखक यानी कि प्रेमचंद को एक गरीब किसान की पहचान, उसकी इज्जत और उसके वजूद को बनाए रखने की जो सबसे बड़ी चिंता थी। ये बात पूरे ही उपन्यास की कहानी में बहुत ही मजबूती से खुलकर हमारे सामने आती है। उपन्यासकार प्रेमचंद वो जैसे ही अपनी कहानी को शहर की दुनिया से हटाकर गांव के माहौल, वहां की गलियां, गांव के कच्चे घरों की तरफ ले जाते हैं, वैसे ही प्रेमचंद की कलम से ग्रामीणों के प्रति गहरा दर्द, दया और आंसू ये सभी अपने आप बहने लगते हैं। उल्लास, उत्साह और उमंग का वातावरण गोदान में कम मिलता है। जहाँ भी ऐसा प्रसंग आता है वहाँ भारी अनिष्ट की आशंका कथा को विगलित करती रहती है। गरीबी, दुख, दैन्य, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार का वर्णन पढ़ते पढ़ते हम थकने लगते हैं। जब भी दो पात्र आपस में दिल खोलकर बातें करते हुए आते हैं, वहाँ थोड़ी देर बाद कोई ना कोई करुण प्रसंग उपस्थित हो जाता है। तो इस गोदान उपन्यास में हमें जहाँ पर भी थोड़ी बहुत खुशी या फिर त्योहार का माहौल दिखाई देता है, वो इस दुख से भरी हुई कहानी के भीतर उसको विगलित कर देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांव के जीवन में पसरी ये जो भयानक कंगाली यानी कि जो गरीबी है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है और ये जमींदारों का जो अत्याचार है, इसकी कहानी को लगातार पढ़ते पढ़ते पाठक का दिल भी भारी हो जाता है और पाठक वो अंदर से थकने लगता है। इस उपन्यास की कहानी में जब भी कोई भी खुशी का मौका या फिर कोई भी प्रसंग सामने आता है तो पाठक के मन में तुरंत ये डर बैठ जाता है कि आगे चलकर इस सीधे साधे परिवार के साथ कुछ ना कुछ बुरा या फिर अमंगल वो होने वाला है। शहर का वर्णन करते हुए बेबाक लेखक वो हास्य व्यंग्य के प्रसंग ले आता है। थोड़ी देर के लिए लेखक आनंद में मग्न हो जाता है। मिर्जा तनखा, मेहता मालती की चर्चाओं में अन्य भाव स्थितियां भी उपस्थित अभिव्यक्ति पा जाती हैं, तथापि मूल मनोभाव वहाँ भी करुणा का ही रहता है। तो ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में जब कभी भी दो सीधे साधे ग्रामीण पात्र आपस में बैठकर बड़ी ही आत्मीयता के साथ क्या करते हैं, अपने सुख दुख की बातें करने लगते हैं, तो उनके इस मीठे संवाद के तुरंत थोड़ी देर बाद क्या होता है, अचानक कोई ऐसी दुखद घटना आ जाती है जो कि सबको रुला देती है। इसके विपरीत जब प्रेमचंद ने क्या किया, जब प्रेमचंद ने इस कहानी में शहर के पढ़े लिखे और अमीर लोगों की दुनिया के बारे में बताया, तो प्रेमचंद अपनी बात में हंसी मजाक और हास्य व्यंग्य यानी कि कटाक्ष ये सब डाल देते हैं। उस शहरी चमक दमक को देखते समय ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद भी कुछ पलों के लिए गांव के दुख को भूलकर वो शहर की इस मौज मस्ती में वो शामिल हो गए हों। अब शहर के जो बड़े बड़े पात्र इसमें दिखाए गए, जैसे कि प्रोफेसर मेहता हो गए, मिस मालती हो गई, मिर्ज़ा साहब हो गए, इनके बीच होने वाली जितनी भी बहसें थी या जितनी भी मुलाकातें थी, उनमें हमें इंसानी स्वभाव के कई सारे जो रंग हैं और वो सब हमें दिखाई दिए हैं इस उपन्यास में। अगर हम गहराई से देखें तो शहर की जो कहानी है, इस शहर की कहानी के पीछे छिपा हुआ जो मुख्य मकसद था, वो भी घूम फिर कर क्या है, गांव के उसी दर्द और लाचारी की तरफ इशारा करता है। गोदान की कथा के केंद्र में गाय की लालसा है। संपूर्ण उपन्यास में किसी ना किसी रूप में गाय मौजूद रहती है। तो ये जो गोदान उपन्यास है, इस उपन्यास को अगर हम देखें तो ये एक गाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस उपन्यास में होरी की एक तीव्र इच्छा है कि उसके पास गाय हो। इस उपन्यास की शुरुआत से लेकर अंत तक किसी ना किसी तरीके से इस उपन्यास में गाय की बात कही गई है। उपन्यास के आरंभ में प्रेमचंद लिखते हैं,
हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी जो है गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में जो है कैसे समाती। तो प्रेमचंद जब इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रेमचंद का कहना यह है कि जैसे गांव के हर एक परिवार या फिर हर एक घर चलाने वाले मुखिया की इच्छा होती है, ठीक वैसे ही इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र होरी है उसके दिल में भी एक इच्छा है, और वो इच्छा है कि अपने द्वार पर एक गाय बांधने की चाहत। अपने घर में एक गाय का आना ही जो है वो होरी की पूरी जिंदगी का सबसे सुंदर सपना और ये कहें कि होरी की सबसे बड़ी इच्छा थी। बैंक में पैसे जमा करना, उसका ब्याज खाकर ऐश करना या बहुत सारी नई ज़मीनें खरीदना या बड़े बड़े महल बनाना, इन सब इच्छाओं को छोड़कर होरी का दिल सिर्फ एक गाय पाने की जो है इच्छा में ही लगता था। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि होरी का अब तक का जीवन इस अपूर्ण आकांक्षा के साथ जो है वो चलता रहा है। अनेक संघर्षों, अभावों, षड्यंत्रों, कुचक्रों के बीच भी होरी जो है वो गाय रखने की इच्छा पाले रखता है। जो ही उसे अवसर मिलता है वह गाय का इंतजाम करता है। भोला को किसी तरीके से पटाकर वह उधर से गाय ले आता है और ये उपन्यास का जो है प्रस्थान है। तो अगर हम इस उपन्यास को देखें तो इसमें होरी ने क्या किया, होरी ने अब तक अपनी उम्र के जितने भी साल गुजारे वो अपनी इसी कभी ना पूरे होने वाली अधूरी इच्छा के दर्द में जो है बिता दिए थे। होरी की जिंदगी में कदम कदम पर मिलने वाली जो संघर्ष थे, घर में जो कंगाली थी और समाज के जो ताने बाने थे, इनसे जो है होरी घिरा हुआ था। होरी अपने मन के किसी कोने में उस गांव को अपने आंगन में लाने की जो है उम्मीद रखता था। इस उम्मीद को होरी ने कभी भी नहीं मारा। इसलिए जैसे ही होरी को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मौका दिखाई दिया, उसने क्या किया, होरी ने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे गाय को घर लाने का जो है इंतजाम कर लिया। अब वो दूसरे गांव के ग्वाले वो क्या करते हैं, वो भोला को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में किसी तरीके से फंसा लेते हैं और जाल में किसी तरह राजी करके बिना पैसे दिए केवल भरोसे पर उधार में क्या करते हैं, एक सुंदर गाय होरी को दे देते हैं। और गांव के इस तरह होरी के दरवाजे पर कदम रखने के साथ क्या हुआ, ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास की मुख्य कथा असल मायने में जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है तैयार हुई। होरी की अपूर्ण आकांक्षा की आसान पूर्ति देखकर गांव में जो है कोई खुश नहीं होता। सभी की नज़र होरी की इस गाय पर जो है लग जाती है। अब ये जो होरी था, होरी की गाय रखने की जो इच्छा थी वो बहुत सालों से अधूरी थी और इतनी आसानी से जो है ये इच्छा पूरी हो गई। ये देखकर गांव का कोई भी दूसरा आदमी जो है वो खुश नहीं था, बल्कि बल्कि क्या था, गांव के सभी लोगों के मन में जलन होने लगी और सबकी तिरछी नजर पड़ गई होरी के आंगन में जो सुंदर सी गाय बंधी हुई थी उस पर। आसाम की बरसात होती है, किसान खेत जोतने जाते हैं और तब राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में जो है हल न चलाने दिया जाएगा। अब क्या हुआ, आषाढ़ का जो है महीना था, तो आषाढ़ के महीने की पहली बारिश हुई। तब गांव के सभी किसान खुश होकर क्या करते हैं, अपनी फसलों के लिए खेतों को जोतने निकलने पड़ते हैं। लेकिन ठीक उसी समय क्या होता है, जो जमींदार राय साहब है वो आ जाते हैं। उनका एक फरमान यहाँ पे भिजवाया जाता है मुंशी के हाथ। उस फरमान में एक धमकी थी और वो धमकी ये थी कि जब तक किसान अपने सिर पर चढ़ा हुआ जो पुराना टैक्स है उसकी भरपाई नहीं करेगा, तब तक गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने खेत में मिट्टी में हल तक रखने की जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब क्या हो, होरी महाजन जिगूरी सिंह के पास जो है रुपए लेने जाता है तो देखता है कि महाजन की नज़र इसी गाय पर है और वह जो है गाय लेना चाहते हैं। अब क्या हुआ, अब इस मुसीबत के समय में जो गरीब किसान है वो भला क्या ही करें। तो जो होरी है वो घबराकर क्या करता है, पैसों का इंतज़ाम करने के लिए गांव के लालची सूदखोर जिंगूरी सिंह के दरवाजे पर चला जाता है कर्ज लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर होरी को ये पता चलता है कि उस चालाक महाजन की जो नीयत है वो पहले से ही होरी के घर में जो गाय बंधी हुई है उस पर खराब हो गई थी। वो महाजन पैसे के बदले में किसी भी तरह से जो है होरी की सुंदर गाय को अपने कब्जे में लेना चाहता है। आगे देखो,
इस बीच होरी के भाई हीरा की धनिया से कहासुनी हो जाती है। हीरा का क्रोध भी जो है इस गाय पर उतरता है और हीरा गाय को जो है वो जहर खिला देता है। अब क्या हुआ, ये जो माहौल चल रहा था, इस माहौल के बीच अचानक से होरी का जो छोटा भाई है हीरा, उसकी अपनी पत्नी के साथ जो है बहस हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम है धनिया। अब धनिया से चिढ़ा हुआ हीरा क्या करता है, वो अपने गुस्से में चिढ़कर जो होरी की गाय है, अब क्या हुआ, ये जो माहौल चल रहा था, इस माहौल में अचानक क्या होता है, होरी का जो छोटा भाई है हीरा, इसकी बहस हो जाती है होरी की पत्नी धनिया से। अब धनिया से चिढ़ा हुआ हीरा क्या करता है, वो अपने पूरे घर का गुस्सा मजबूरी में उस गाय पर जो है निकाल देता है। हीरा क्या करता है, वो रात के अंधेरे में चुपके से जाकर होरी की गाय का जो चारा होता है उसमें जहर मिला देता है और वो चारा खाने से जो गाय है होरी की, वो गाय मर जाती है। इस तरह होरी की चिर संचित आकांक्षा फिर से अपूर्ण हो जाती है। आगे की सारी कथा इस गाय का कर्ज उतारने से बंधी हुई चलती है और फिर कभी गाय खरीदने का सामर्थ्य जो है होरी नहीं जुटा पाता। अब क्या हुआ, ये जो घटना हुई गाय के मर जाने की, इस घटना के कारण होरी के दिल में बहुत सालों से संजो कर रखी गई जो इच्छा थी, वो एक बार फिर से अधूरी हो गई। कौन सी इच्छा? एक गाय को रखने की। इसके बाद क्या हुआ, उपन्यास की कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और वो केवल उस मरी हुई गाय के लिए भोला क्या करता है, वो ग्वाले को दिए जाने वाले उधार और कर्ज को चुकाने की लाचारी के जो है इर्द गिर्द इस उपन्यास की कहानी चलती है। अंत में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि होरी अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी भी इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाता कि वो अपने दरवाजे पर जो है एक दूसरी गाय ला सके। होरी गाय तो नहीं खरीदता, परंतु उसके घर का कोई सदस्य जब भी स्वप्न देखता है तो वह सोचता है कि सबसे पहले वह एक पछाई गाय जो है वो लाएगा। अब क्या हुआ, भले ही अपनी पूरी जिंदगी में होरी खुद दोबारा कभी भी गाय नहीं खरीद पाता, लेकिन फिर भी गाय की वो जो चाहत थी वो होरी के पूरे ही परिवार में एक तरीके से हमें समाई हुई दिखाई देती है। जब भी होरी के घर में कोई भी सदस्य अपने बेहतर भविष्य का सपना देखता है तो उसके मन में सबसे पहले आती है गाय। जैसे होरी का बेटा गोबर जब वो शहर जाकर कुछ पैसे कमाने लगता है और अपने पैरों पर खड़ा होने की सोचता है, तब वो सबसे पहले यही योजना बनाता है कि वो अपने घर के लिए क्या करेगा, एक बढ़िया नस्ल की जो है गाय खरीद कर लाएगा। गोबर सोचता है रूपा का विवाह धनी किसान राम सेवक से होता है। वहां की संपन्नता देखकर रूपा के मन में भी जो है गाय की वही स्मृति पुनः सजीव हो उठती है। उस गाय की याद अभी भी जो है उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको जो है रोता छोड़कर चली गई। वह स्मृति इतने दिनों के बाद जो है अब भी मृदु हो गई थी। अब क्या हुआ, अब ये कहानी आगे चलकर होरी की छोटी बेटी है जिसका नाम है रूपा। इसकी शादी हो जाती है उम्र में बड़े लेकिन बहुत ही अमीर किसान राम सेवक से। तो जब रूपा अपने ससुराल की धन दौलत और खुशहाली को देखती है तो उसके मन में बचपन की वो अधूरी ख्वाहिश जो है वो फिर से जाग जाती है। रूपा को अपने मायके में कुछ दिनों के लिए आई वो सुंदर गाय जो है वो आज भी याद है, जो उनके घर में किसी प्यारे मेहमान की तरह आई थी और जिसके मरने पर क्या हुआ, पूरा परिवार फूट फूट कर रोया था। इतने सालों बाद भी वो धुंधली यादें जो है रूपा के दिलो दिमाग में जो है बैठी हुई थी और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मीठी यादें थी। उपन्यास के अंत में होरी जब मरने लगा तो उसे वही गाय जो है याद आई। धनिया से कहे गए अंतिम शब्दों में भी उसी गाय की चर्चा करते हुए कहा, अब जाता हूँ। गाय की लालसा जो है वो मन में रह गई। अब क्या हुआ, ये जो उपन्यास है इसके अगर हम आखिरी मोड़ पर देखें तो जब जीवन भर का थका हारा होरी ये तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब भी मरते हुए उसके दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आती बल्कि उसी गाय का ख्याल आता है। होरी क्या करता है, वो अपनी पत्नी धनिया का हाथ पकड़ता है और अपने जीवन के आखिरी शब्द बोलता है। उसमें भी उसका वही पुराना दर्द झलकता है। होरी बेहद लाचारी से कहता है कि धनिया, अब जो है मैं इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ, लेकिन अपने द्वार पर गाय बांधने की मेरी ये जो इच्छा है ये अधूरी ही मेरे साथ जो है वो चिता पर जा रही है।
तो प्रेमचंद ब्राह्मणवादी स्वार्थी प्रवृत्ति पर इस प्रसंग की जो है निर्मित द्वारा करारी चोट करते हैं। मरते समय यदि गाय दान किया जाए तो मरने वाला व्यक्ति जो है वो सीधे स्वर्ग पहुंचता है। अब प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद ने इस भावुक और दुखद दृश्य को अपनी कहानी में इसलिए भी रचा ताकि वो समाज में ये जो धार्मिक पाखंड फैला हुआ है, पुरोहित वर्ग के लालच पर, इस पर प्रेमचंद ने जो है तीखा व्यंग्य किया। प्रेमचंद इस कुप्रथा को सामने लाते हैं और वो कुप्रथा ये थी कि लोगों को इस बात से डराया गया और ये सिखाया गया कि अगर कोई इंसान मरते समय किसी ब्राह्मण को गाय का दान करेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसकी आत्मा को जो है सीधे ही स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। इस धार्मिक अंधविश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश यहाँ ब्राह्मण दाता दीन द्वारा की जा रही थी। धर्म का सहारा लेकर अशिक्षित, गरीब व लाचार लोगों की इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाना जो है वो पुरोहित वर्ग का अति प्रिय कर्म रहा है। अब क्या हुआ? इस उपन्यास में एक पात्र है जिसका नाम है पंडित दाता दीन। ये होरी के मरते समय भी क्या करता है? धनिया के ऊपर गोदान करने का भारी दबाव बनाता है ताकि सदियों से चला आ रहा ये जो अंधविश्वास है ये समाज में मजबूती से टिका रहे। तो प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे धर्म के ठेकेदार सीधे साधे, बिना पढ़े लिखे और मजबूर गरीब किसानों के मन में पाप और नरक का जो है डर पैदा करते हैं। वो इनकी इस लाचारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और सबसे मुख्य काम जो है इसको समझते हैं, जिसके कारण कोई श्रम किए बिना इस समुदाय का जीवन यापन जो है बड़े मज़े से चल रहा है। गाय का दान करने से होरी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, यह अंधविश्वास पक्का करने के लिए दाता दीन धनिया से जो है गाय का दान करवाना चाहता है। अब क्या हुआ? ये जो पाखंड है गाय के दान का, इस पाखंड का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि बिना किसी खून पसीने और बिना किसी मेहनत के, केवल दूसरों को डराकर और ठगकर ये पुरोहित वर्ग की जिंदगी को जो है बहुत आराम से और ठाट बाट से चलाता है। पंडित दाता दीन जो है ये रोती बिलखती धनिया के मन में ये बात बिठाना चाहते हैं कि जब तक वो गाय का दान नहीं करेगी तब तक होरी की आत्मा जो है वो भटकती रहेगी। और वो केवल अपने निजी स्वार्थ और मुफ्त की गाय पाने के लिए धनिया से क्या करता है? जबरदस्ती गोदान की रस्म जो है इसको पूरा करवाना चाहता है। जीवन की विडंबना को उजागर करते हुए उपन्यास के अंत में प्रेमचंद ने दिखाया कि जिस गाय की कामना में होरी जीवन भर दुख पाता रहा, अनेक कष्ट झेले, अपमान सहा, फिर भी खरीद ना सका, मरते समय ब्राह्मण दाता दीन जो है उसी का दान मांग रहा है, गोदान। इस परंपरा पर चोट करते हुए धनिया कहती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इसका गोदान है। अब क्या हुआ? यहाँ पे ये बताया गया कि जिंदगी का सबसे बड़ा क्रूर मजाक ये है जिसे प्रेमचंद ने अपनी इस उपन्यास के अंत में दिखाया। होरी जिस एक गाय को पाने की इच्छा में क्या करता है? अपनी पूरी जिंदगी तड़पता रहा, दर दर भटका, गालियां खाई, अपमान सहा और गरीबी के कारण जो उसे खरीद भी नहीं पाया। आज जब वो अपनी मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा है तो गांव के जो पंडित दाता दीन हैं उसी मरे हुए इंसान के परिवार से क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर उसी गाय का दान मांगने जो है ये पहुंच गए हैं। अब समाज की इस अंधी और संवेदनहीन धार्मिक प्रथा पर गहरा प्रहार करते हुए हिम्मत करके रोती हुई धनिया क्या करती है? उस पंडित के मुंह पर सच बोल देती है। वो बहुत बेबाकी और लाचारी से कहती है धनिया कि महाराज हमारे घर में ना तो गाय है, ना बछिया और ना ही उसे खरीदने के लिए फूटी कौड़ी। होरी ने मजदूरी करके जो 20 आने कमाए थे यही थोड़े से पैसे बचे हैं, आप जो है इसी को इनका गोदान समझकर रख लीजिए। तो ऐसा धनिया कह देती है पंडित से। इस तरह हम देखते हैं कि गोदान की कथा का एक श्रमजीवी तबका जो है वो गाय पालने की छोटी सी आकांक्षा से संबंध रखता है। तो ये जो पूरी कहानी हमने जानी उसे देखकर हम ये समझते हैं कि इस उपन्यास का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो देश के मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर और किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इन सीधे साधे गरीबों की कोई बहुत बड़ी गाड़ियां या बंगले पाने की ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी तो बस अपने घर में एक छोटी सी गाय पालने की मामूली सी इच्छा के इर्द गिर्द जो है समाई हुई है। गाय गोदान की कथा को नियंत्रित करती है, उसे नया मोड़ देती है, उसमें गति देती है, उनके पात्रों के चरित्र को जो है खोलती है, लेखक की मान्यताओं को उजागर करती है
और वह जीवन की चरम उपलब्धि की जो है प्रतीक बन जाती है तथा अपूर्ण आकांक्षा का प्रतिरूप हो जाती है। एक स्तर पर यह उपन्यास होरी धनिया की कहानी होते हुए भी अपूर्ण आकांक्षा की जो है मृग मरीचिका की कहानी बन जाती है। अब ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि वही इस पूरी कहानी की जो है डोर को अपने हाथ में रखती है। गाय का आना जाना ही इस कहानी में नए नए जो है ट्विस्ट लेकर आता है। इसी गाय के बहाने समाज के अलग अलग लोगों का असली चेहरा और उनकी अच्छाई बुराई पाठकों के सामने खुलकर आती है। इसके जरिए हम प्रेमचंद जी के अपने प्रगतिशील विचारों को भी समझ सकते हैं। इस कहानी में गाय जो है वो होरी के लिए जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जिसे वो कभी छू नहीं पाता, और इस तरह वो कभी ना पूरी होने वाली इच्छा का जो है रूप ले लेती है। अगर हम गहराई से सोचेंगे तो ये उपन्यास भले ही हमें होरी और धनिया के परिवार की कहानी लगता हो, लेकिन असल में ये जो उपन्यास है ये इंसान के मन की उस अधूरी इच्छा के पीछे भागने की एक छोटी सी कहानी है, जो कि रेगिस्तान में दिखने वाले उस धोखे के पानी की जैसी है, जिसके पीछे हिरन जो है वो जीवन भर दौड़ता रहता है, पर उसकी जो है प्यास कभी नहीं बुझती। इसी तरह होरी भी अपनी गाय की इच्छा के लिए मेहनत करता रहा पूरे उपन्यास में, लेकिन उसकी ये जो इच्छा है वो अंत तक पूरी नहीं हुई। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने गोदान उपन्यास में गाय के महत्व को जाना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण इस टॉपिक को जानेंगे। थैंक यू।